Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूपेंद्र श्यामनानी। पिछले खंड में जो पिछली क्लास हुई आपकी YouTube के माध्यम से, उसमें हमने अर्थमेटिक के महत्वपूर्ण खंड परसेंटेज पे बात की थी, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने देखे थे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। उसी खंड में आज हम एक दूसरे महत्वपूर्ण खंड पर बात करने वाले हैं, जो इसका टॉपिक है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस खंड से तो आपसे पूछे ही जाते हैं, और परसेंटेज के डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे डिस्काउंट का क्वेश्चन हुआ या इससे रिलेटेड सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आए, आपको दिखता है कि वहां लाभ और हानि पर ढेर सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस से जब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वहां इंपॉर्टेंट होता है कि हमें दो प्रकार के प्राइस पता होने चाहिए, कि एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो जब कभी भी किसी शॉपकीपर को, दुकानदार को लाभ होता है तो हम कहते हैं प्रॉफिट जब भी होगा उस केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी दुकानदार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होगा। इसीलिए जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट करते हैं। फिर कभी कभी आपको दिखता है कि ये प्रॉफिट का जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंटेज पे पूछा जाता है कि लाभ जो है वो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां भी ध्यान रखना कि जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वहां एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है कि हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से एंड मल्टीप्लाई विथ 100। तो आपको ध्यान रखना, चाहे लाभ हो दुकानदार को या हानि, वह उसकी गणना या उसका निर्धारण उसके कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। सिमिलरली इसी केस में यदि हम लॉस का फॉर्मूला देखें कि दुकानदार को कब हानि होती है, तो हानि तब होती है जब उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। इट मींस कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम सेलिंग प्राइस, इन दिस केस लॉस। एंड सिमिलरली लॉस परसेंटेज, जब हमें हानि का प्रतिशत भी निकालना हो तो यहां भी हम ध्यान देंगे कि हानि की तुलना कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। इट मींस लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100%। तो ये बेसिक फॉर्मूले की बेसिक क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस देकर प्रॉफिट या लॉस का परसेंट पूछा जाता है। आगे हम बढ़े, यदि हम देखें इसी खंड पर, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाए और उसके इसमें सेलिंग प्राइस दिया गया हो विथ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यानी ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस हो, लाभ का प्रतिशत हो, और उस वस्तु का हमें यदि क्रय मूल्य निकालना है तो फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर ढेर सारे प्रश्न हमारे बनेंगे। ठीक उसी प्रकार जब आपके पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, सेलिंग प्राइस दिया गया हो और वहां हानि का प्रतिशत आपके पास हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिनोमिनेटर में वो लॉस परसेंट जो होगा उसका संख्यात्मक मान जाके माइनस होता है। तो फॉर्मूले में जो हमने ये लाभ प्रतिशत लिखा है, यहां रखेंगे कि क्वेश्चन में 10% प्रॉफिट का है तो यहां वैल्यू 10 पुट करेंगे, ये 10% लॉस का है तो हम यहां वैल्यू 10 ही पुट करेंगे। तो दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिस पर जो कंडीशनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वह आपको देखने मिलेगा कि इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज उसी क्रम में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम्स में सीजीपीएससी ने, व्यापम ने, डिफरेंट एग्जाम में आपसे पूछे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट दो आपके पास ऑब्जेक्ट है। The cost price of 15 table is equal to selling price of 20 table। तो यहां आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुकानदार जिस मूल्य पर 15 टेबल परचेस करता है, तो द कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर, जो खरीद रहा है वस्तुएं, वो 15 टेबल उसने परचेस की हैं, और जब सेलिंग ऑब्जेक्ट की पारी आ रही है, जब बेचने की पारी आ रही है, तो आपको दिख रहा है वो उसी प्राइस पर 20 टेबल बेचता है।
तो यहां से समझना है कि जैसे एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 रुपए में किसी दुकानदार ने 15 टेबल खरीदी और 100 रुपए में ही 20 टेबल बेच दे रहा है, तो देख के ही समझ में आ रहा है कि इस सौदे में दुकानदार को हानि हो रही है, क्योंकि ज्यादा वस्तुएं बेच रहा है और उस फिक्स अमाउंट पे कम वस्तुएं उसने परचेस की हैं। तो हम लॉन्ग मेथड में जाना चाहें तो हम वन ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस, वन ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस निकालते हुए उसका लॉस निकालें और फिर लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाकर हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको डायरेक्ट बनाना होता है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान देना, इस स्थिति में हम यदि लॉस का परसेंट निकालें कि दुकानदार को सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन देखकर तो समझ में आया है कि दुकानदार ने 15 वस्तुएं उस रेट पर खरीद के 20 बेची हैं, यानी हानि तो हुई है। हानि होगी तो डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दिस केस 20 माइनस 15 एंड कंपेयरिंग विद द सेलिंग ऑब्जेक्ट, यहां पर बेचे जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो आपको डिनोमिनेटर में लेनी है एंड मल्टीप्लाई विथ 100। तो आप यदि फॉर्मूला चाहें तो यहां पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला सेम लगता है, बस आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर उसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि सेम प्राइस पर वो 15 वस्तुएं खरीद रहा है और 20 वस्तुएं बेच रहा है, यानी यहां हानि हुई। तो हानि के फॉर्मूले के लिए आप यहां नोट डाउन कीजिए कि लॉस परसेंट यदि निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है कि डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सेलिंग ऑब्जेक्ट, बेचे जाने वाली वस्तुएं, मल्टीप्लाई विथ 100%। और यदि यहां पर प्रॉफिट होगा किसी सौदे में तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला ये लगाना है कि डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मींस 20 माइनस 5, द रिजल्ट बिकम्स 5, डिनोमिनेटर इज 20, मल्टीप्लाई विथ 100%। और यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पता है आपको अच्छे से कि 20 के टेबल में 5 टाइम्स में 100 आएगा, तो फाइनली इस सौदे में दुकानदार को होने वाली जो हानि है उसका प्रतिशत है 25%। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन डी दिया गया था वो इसका करेक्ट आंसर है। तो सीजीपीएससी ने आपसे 2017 में और व्यापम ने 2015 में और डिफरेंट एग्जाम में कंडीशनल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक टेलीविजन है, इसे 16,756 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ होता है। इस टेलीविजन की लागत कीमत क्या है? इट मींस इन दिस केस अ शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी at 16,756 rupees. So in this case, the selling price of the object is given. The selling price of TV is given 16,756 rupees. And now the profit is given 18%. तो दुकानदार को जो होने वाला प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? 18%। अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन, कि दी गई टीवी का क्रय मूल्य क्या है। तो जो हमने फॉर्मूले पर आपसे बात की फॉर्मूला अप्लाई होता वो दिख रहा है आपको कि यदि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो हमने फॉर्मूला देखा है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो वैल्यू पुटअप करें यहां, तो इन दिस केस सेलिंग प्राइस 16,756 multiply with 100 and its denominator 18% profit, so 100 में ध्यान देंगे 18 को ऐड करना है, तो 16,756 multiply with 100 and divided by 118। तो इस केस में आप चाहें तो सीधे 118 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूर्णांक में आंसर दिख रहे हैं, विकल्प जो दिए गए हैं। तो ये तरीका है आपके पास कि 16,756 को सीधे हम 118 से विभाजित करें। आप कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से, लेकिन बेहतर है हम 118 तो डिवाइड ही कर दें, तो 1 118। इन केस यहां जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये 9 और इस केस में 5 से 1 माइनस हुआ, दिस इज 4 एंड ये 5। फिर देख रहे हैं 118 पहाड़े में कितने बार में जाएगा, तो आपको पता है 4 बार में यदि हम कहेंगे तो 4 बार में 472।
बिकॉज 100 for the 400 and 18 for the 72, तो 472। फिर आपने डिफरेंस निकाला तो इस केस में ये 6 आया। अब देखिए जस्ट ट्वाइस कीजिए इसका, तो जस्ट ट्वाइस करेंगे तो 18 का डबल 36, 100 का 200, सो 142 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई आपने 100 से किया तो यह रिजल्ट आया कि उस दुकानदार ने उस टेलीविजन सेट को 14,200 रुपए में खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज 14,200। तो ये फॉर्मूला आपके पास है एक तरीका। और मान लीजिए किसी केस में आप ये फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका आपके पास इसी क्वेश्चन को यदि बनाने का। तो ध्यान ये रखना है कि आपके पास सेलिंग प्राइस कितना दिया गया कि 16,756 ये आपको 16,756 जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है और कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है और यदि प्रॉफिट का परसेंट आपके पास है तो एक काम और कर सकते हैं आप, क्या आपको पता है कि दुकानदार ने जो बेचा है, जो उसका सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 18% ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस का 118% उसका सेलिंग प्राइस है। तो परसेंट का खंड यदि आपका अच्छा है तो आप यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 16,756 चूंकि सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, उस कॉस्ट प्राइस का जब 118% आप निकालेंगे तो देखिए यहां पे गणना वही हो जाएगी कि 16,756 में 100 मल्टीप्लाई हुआ, 118 से आपने इसको डिवाइड किया तो यहां कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको अभी हमने डिवीजन किया ही था इसी वैल्यू को, कि आपने देखा था 118 से हमने 16,756 को डिवाइड किया तो 142 आया था। तो इसलिए आप डायरेक्ट 142 यहां भी लिख दीजिए। और इस तरीके से यदि आप फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में या कहीं किसी कारणवश आपको याद नहीं आ रहा तो आप इस मेथड का यूज करते हुए भी बड़े आसानी से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और जो कि वनडे एग्जाम्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, सो यू हैव आल्सो पुटिंग वैल्यू ऑन द कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन से आप वैल्यू पुट करके भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने पहले ही कहा मैथ्स को बनाने के, एक ही क्वेश्चन को बनाने के ढेर सारे तरीके होते हैं। एग्जाम को देखते हुए हमें उस पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट इसी क्रम में देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है आपका, एक कुर्सी को 864 रुपए में बेचकर अनिल 4% की हानि उठाता है। सो इन दिस केस अनिल सोल्ड अ चेयर 864 एंड हिज लॉस इज 4%। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचेगा? When is sold as a 16% profit, then find out his new selling price. तो यहां क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि यहां पर आपके पास एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। In this case, the first selling price is given 864 rupees. And in this case, the loss percent of shopkeeper, it is given 4%. And in the next case, if shopkeeper wants to his profit becomes 16%, कि दुकानदार अब चाहता है कि उसे 16% का लाभ कमाना है, तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा? So in a long method, from the first case, we can find out what is the cost price of the object. Selling price is given here, loss percent is also here. So very easily we can calculate what is the cost price. कि विक्रय मूल्य हमारे पास है, हानि का प्रतिशत हमारे पास है, तो हम यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं और वो क्रय मूल्य निकालने पर उस क्रय मूल्य पर सीधे 16% लाभ कमाया जाए तो नया सेलिंग प्राइस आ सकता है। या फिर डायरेक्ट हमको यदि बनाना हो तो आप फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि इन केस द सेकंड सेलिंग प्राइस जो हमें निकालना है, इसके लिए हो जाएगा पहला सेलिंग प्राइस, और पहले सेलिंग प्राइस पे जो परिवर्तन होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो इन फर्स्ट केस लॉस हो रहा है तो इसलिए आप यहां लॉस लिखेंगे, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो प्रॉफिट है, तो फॉर्मूले में आप 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट लिखेंगे। तो यहां से गणना तुरंत हो जाएगी कि आपको वहां क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इन फर्स्ट केस सेलिंग प्राइस इज गिवन 864 and denominator 100 minus loss percent, it means the 4% subtracted from 100. So only you can put the numeric value. आपको केवल संख्यात्मक मान ही रखना है, यानी 100 में से 4 को कम करना है।
और लाभ प्रतिशत को जोड़ना है, इसका मतलब है हमें 16% का लाभ चाहिए। इट मीन 100 प्लस 16। और यहां से जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है कि इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको यहां से जो नया सेलिंग प्राइस मिलने वाला है वो 864 मल्टीप्लाई विथ 116 एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस 4, दिस इज 96। अब 96 से आप चाहें चेक करना तो 96 तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, ऊपर का 64 भी 4 से डिविजिबल है, 4 से कैंसिल किया आपने, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। यहां आपने काटा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा, इट मीन 216 10। वही 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हुआ, फिर 4 एकम 4 हुआ और 4 छक्का 24, फिर 24 से 216। तो आप चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट कैंसिल होता है नहीं। आगे देख लो 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, तो आपने 6 से कहा, 6 4 जा, और पता है 6 का क्यूब है यानी 36 टाइम जाएगा, 4 के टेबल में 4 9 जा जाएगा। तो सेकंड सेलिंग प्राइस जो आपका आया 116 का 9 से गुणा करना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 9 जा 900, 16 9 जा 144 और 900 में 144 को ऐड करेंगे तो 1044। तो यहां ऑप्शन आप चेक कर सकते हो कि 116 के साथ आपने 9 का गुणा किया है तो 900 और 144 को जोड़ दीजिए, यानी 116 का जब 9 बार गुणा करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 1044। यानी दुकानदार उस वस्तु को जब 1044 रुपीज में सेल करेगा तो उसको होने वाला जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 16% हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करके भी बना सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्ट मेथड पता है तो यहां से बिना कॉस्ट प्राइस निकाले आप डायरेक्ट न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दिख रहा है आपसे 2017 के एग्जाम में सीजीपीएससी ने ये क्वेश्चन किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आए कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम आपके एसीएफ में पूछा गया 18 में, व्यापम ने 15 और 17 में पूछा है, और सीजीटीईटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए बहुत आसानी से आपको दो चीजें दी गई हैं कि आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है। दिस रेशियो इज गिवन 4:5। तो जैसे ही अनुपात आपको दिखे देख के समझ जाना है कि दोनों अनुपातों में बड़ा अनुपात कौन सा है। तो यहां दिख रहा है कि इन दिस केस सेलिंग प्राइस रेशियो इज बिगर देन कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस रेशियो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात बड़ा दिख रहा है, तो यदि बड़ा दिख रहा है इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि इन दिस केस शॉपकीपर को लाभ होगा, और वो लाभ हमें किस पे निकालना है, परसेंटेज में। तो आप अपने मन से असाइन कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस इज 4x रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस विल बी 5x रुपीज। और हमें पता है जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट हो गया x रुपीज में, तो हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई विथ 100। सो इन दिस केस द प्रॉफिट ऑफ द वैल्यू इज x and the cost price is 4x multiply with 100। क्या आपको दिखाई दे रहा है, हमने क्रय मूल्य को 4x माना था, विक्रय मूल्य को 5x, तो लाभ हमारा x आया। यहां से x कैंसिल करें तो 100 यदि 4 से डिवाइड होगा तो इजीली आपको पता है कि ये 25% दुकानदार को इस सौदे में प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा गया था तो फाइंड आउट द प्रॉफिट्स परसेंट, सो इट बिकम्स 25। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में भी दे सकते हैं कभी आपको कि रेशियो इंटरचेंज करके देगा, तब आप कहोगे यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:4 है तो भी क्वेश्चन यही है। लेकिन यदि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे वैल्यू को चेंज कर दे, 4:5 को 5:4 कर दे, तो आप कहोगे उस सौदे में दुकानदार को हानि होगी, क्योंकि यदि उसका क्रय मूल्य अधिक हुआ विक्रय मूल्य कम हुआ तो वहां हानि है। लेकिन यहां दिख रहा है चूंकि सेलिंग प्राइस का रेशियो कॉस्ट प्राइस के रेशियो से बड़ा है, यानी यहां प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं।
इसी केस में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या है? इट इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिस्काउंट। और आप देखते हैं कि दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। यदि आपसे कहा जाता है किसी वस्तु की एमआरपी पर फ्लैट डिस्काउंट 50% दिया गया, तब आप समझते हैं कि हां, उस स्थिति में वह दुकानदार अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है, जब फ्लैट की बात करते हैं। लेकिन जब वो समतुल्य बट्टा पूछे और आपको दो क्रमागत बटे दिए जाए, तो यहां समझना कि ऐसे प्रश्नों को जब हम बनाते हैं तो डायरेक्ट मेथड में आपके पास एक फॉर्मूला है कि डायरेक्ट जब दो डिस्काउंट हो जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट है और फाइनली आप चाहते हैं कि आपको ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि दोनों के डिस्काउंट जो दिए गए हैं वो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि 10% और 20% की जो ओवरऑल डिस्काउंट होगा एमआरपी पर, वो आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्वेश्चन इज इफ द टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर 10% एंड 20%, कैलकुलेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द एग्जाम 2016 एंड 2016 व्यापम आल्सो। तो यहां आप वैल्यू को पुट कीजिए कि D1 D2, 20 में 10 को जोड़िए 30 आएगा। यहां सिंप्लीफाई करें तो देखिए दोनों जीरो कैंसिल होते दिख रहे हैं, तो -2, तो 30 - 2 रिजल्ट बिकम्स 28। यानी कोई दुकानदार यदि 10% और 20% की दो क्रमागत छूटे दे रहा है तो वो ओवरऑल एमआरपी पर 28% की छूट देता है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते थे कि इसी क्वेश्चन को आप मान लेते कि दुकानदार का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। ये मान रहे हैं, लेट मी इमेजिन, माना कि दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए रखा। तो आप जब समझते हो क्रमागत छूट सक्सेसिव डिस्काउंट, तो क्या करना है कि पहला डिस्काउंट 10% है, तो आपको 10% यहां डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर द 10% ऑफ एनी वैल्यू इज डेसिमल कम्स बिफोर यूनिट प्लेस। यानी 100 का 10% 10 होगा, तो दुकानदार ने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपने उसको 90 रुपए दिए। भाई 100 में से 10 कम यानी 90 पे की। सिमिलरली द अगेन सक्सेसिव डिस्काउंट इज गिवन 20%, तो जो अगला डिस्काउंट का 20% होगा वो 20% आप निकालेंगे 90 का, और 90 का 10% 9 रुपए, तो 20% 18। डायरेक्ट नहीं है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द 20% ऑफ 90। सो वेरी इजीली 2 0 आर कैंसिल, 9 2 18। यानी जो दूसरा डिस्काउंट दुकानदार देगा सक्सेसिव, वो 90 पर अब 18 रुपए कम कर देगा। तो जैसे ही आप 90 में से 18 कम करेंगे, यानी दुकानदार को आप देंगे 72 रुपए। तो फाइनली दुकानदार ने जो 100 की चीज बेची वो कितने की बेची, 72 की। कितने रुपए उसने कम लिए, तो यहां आप देखते हो उसने 28 रुपए कम लिए, और 100 पर जितने रुपए कम है इसी को आप परसेंट में कहते हो। तो यहां हमने वही चीज डायरेक्ट निकाली। Where D1 plus D2 are the two successive discount, so the sum of their discount minus product of discount divided by 100, and very easily we can solve out this overall discount becomes 28%। और यही चीज आपने जब लॉन्ग मेथड में कोई एमआरपी लेकर डिसाइड की, तो सक्सेसिव डिस्काउंट यही है कि सक्सेसिव डिस्काउंट, और यहां 10 या 20 किसी को भी आप पहले ले सकते हैं कि पहले 20% निकालकर आप माइनस करेंगे, फिर 10% माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यानी यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस पे उन्होंने डिस्काउंट कहा है हम वैसे ही पुटअप करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीजीपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे, तो आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन बनने चाहिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो मुख्यतः अगला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं। अब यहां कह रहा है दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं, the cost price of two object will be same, and next, एक वस्तु पर 10% लाभ कमाता है शॉपकीपर, परचेज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ही गेन्स 10% प्रॉफिट। दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, एंड सिमिलरली व्हेन शॉपकीपर सोल्ड सेकंड ऑब्जेक्ट हिज लॉस परसेंट बिकम्स 10। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट विल बी सेम। आपको ध्यान क्या देना है, प्रश्न की पहली लाइन में दो वस्तुओं का क्या बराबर है, क्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, उसका ये कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, और दोनों के क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए बराबर है।
ये दुकानदार दोनों को सेम प्राइस पर परचेस करके आया, खरीद कर आया है। जब बेचने की पारी आ रही है तो पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि यदि वो 10% प्रॉफिट गेन करेगा तो आप देख के बता सकते हो ना कि उसने वस्तु को कितने में बेचा। तो पता है इसका 10% 10 रुपए होगा, यानी 100 में उसने वस्तु को परचेस किया था तो उसने 110 रुपए में सेल किया, क्योंकि 10% का उसने लाभ कमाया है। सेकेंड टास्क में क्या बोला, उसी ऑब्जेक्ट को खरीदा तो 100 में था कि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन जब इसको बेच रहा है तो यहां होने वाला उसे नुकसान 10% का है। तो अगेन यू कैन कैलकुलेट द 10% ऑफ 100 इज अगेन 10, सो 10 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 100, सो इन दिस केस हिज सेलिंग प्राइस, भाई 10 रुपए का घाटा हुआ है ना, तो 10 रुपए कम करोगे, यानी वस्तु को बेचा कितने में उसने, 90 में। तो हम ओवरऑल कैलकुलेट कर दे कि दो ऑब्जेक्ट उसने कुल खरीदे कितने में, तो 100 100 200, तो हमने कहा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इट बिकम्स 200 रुपीज। भाई दोनों वस्तुएं 200 में कुल खरीदी, जब बेचने की बारी आई तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए द टोटल सेलिंग प्राइस आल्सो 110 एंड द सेकंड सेलिंग प्राइस इज 90, देयर सम इज आल्सो 200। यानी दोनों वस्तुओं को जिस रेट पे उसने खरीदा है उस रेट पर ही दोनों वस्तुओं को कुल बेचा है। तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो आप कहते हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। तभी आपसे पूछा इस सौदे में दुकानदार ने क्या अर्जित किया है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में कहें तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी इस सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस, दुकानदार को ना तो लाभ हुआ है और ना तो हानि हुई है। तो ये भी महत्वपूर्ण खंड का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन जब आपसे कॉस्ट प्राइस पर नहीं सेलिंग प्राइस पर जब ये क्वेश्चन आता है, अभी क्या था, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था, जब यही क्वेश्चन दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर आता है, समान प्रतिशत लाभ हो और समान प्रतिशत हानि हो, वहां हमेशा हानि होती है। तो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस खंड से पहले एग्जाम में पूछा गया है, और इस कंडीशन पर कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखें कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में X% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे सी सेट में CGPSC ने 2020 में क्वेश्चन किया है, और आपको दिख रहा है हर बार आपको सी सेट में क्वेश्चन इस खंड पर परसेंटेज में या प्रॉफिट लॉस पे मिलता ही है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगेन when the price of an item was reduced by 35%, so its sales was increased by 80%. If there is an increases of X% in the receipt of the revenue, when the value of X will be. तो यहां ध्यान रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज पर या मेंसुरेशन पर आपसे तुलनात्मक स्थिति के पूछे जाएं, तो यहां देखिए दो परिवर्तन दिया गया क्वेश्चन में कि हम कहते हैं माना कि जो कमी हुई वस्तु की कीमत में, जो प्राइस डिक्रीज हुआ है वो 35% की कमी हुई है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो सेलिंग शुड बी इंक्रीजेस 80%, जो सेलिंग है उसमें 80% की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्रमिक परिवर्तन वाले आते हैं तो वहां ध्यान रखना एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, P प्लस Q प्लस PQ बाय 100%। तो यहां ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव में ये इंटरचेंज होंगे, जहां पर कोई वैल्यू रिड्यूस होगी डिक्रीज होगा प्राइस, वहां पर उसे नेगेटिव। तो यहां दिख रहा है 35% प्राइस रिड्यूस हुआ है तो P की वैल्यू आप पुट करेंगे -35 प्लस, एंड द सेल शुड बी इंक्रीजेस, जो सेलिंग थी जो बिक्री थी वो 80% बढ़ी है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई इसका मतलब ये पॉजिटिविटी रहेगा, और यहां जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 35 विल बी नेगेटिव एंड 80 इज पॉजिटिव। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहां से देखिए जब रिजल्ट आएगा तो 80 में से 35 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो माइनस करने पर ये हो गया 45। सिमिलरली यहां जब प्रोडक्ट करें तो यदि आप इसको 20 से कैंसिल करते हैं, 25 जा 24 जा 5 1 जा 5 7 जा, सो 7 4 जा 28। तो देखिए 45 में से 28 को माइनस करना है, तो यदि 45 में से आप 28 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में 17 आपको मिलता है।
जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है ग्रोथ हुई है उसके रिवेन्यू में, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था। द X% ग्रोथ ऑन द रेवेन्यू देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X विल बी। तो आप कहेंगे यहां जो X का मान आएगा वो 17% की वृद्धि हुई, यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए यदि उसके राजस्व प्राप्ति में X% की वृद्धि तो X क्या है। सो इन दिस केस X विल बी 17। अब यहां से ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला हमने लगाया अभी P और Q, इस फॉर्मेट में अक्सर क्वेश्चन आपसे जो मेंसुरेशन के प्रश्न बनते हैं 2 डायमेंशनल आकृतियों पर एरिया वाइज, वहां ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन इसी फॉर्मूले को जब आप फिर से अगेन 2 बार पुट करते रिजल्ट निकालकर, तो यही 3D पर वॉल्यूम के लिए भी यूज हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको दिखता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्रमिक परिवर्तनों पर आता है। लॉन्ग मेथड में भी आप 100 असाइन करते हुए इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे। तो ऐसे प्रश्नों पर अर्थमेटिक पर आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, क्योंकि अर्थमेटिक आपको दिखता है कि जो खंड है, अंक गणित का जो खंड है, जब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें जैसे हमने लास्ट क्लास में आपसे परसेंटेज का, परसेंटेज आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस ये भी एक ऐसा खंड है कि जब आपका स्ट्रांग होगा तो इससे रिलेटेड और इससे जो आगे के क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे इजीली बनने लगेंगे। जैसे अभी हाल ही में SI का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको दिखा मैथ्स एक महत्वपूर्ण खंड है जो एक सिलेक्शन निर्धारण करता है। ठीक उसी प्रकार CGPSC में CSET का पेपर है, मेंस में जो आपका मैथमेटिक्स है, व्यापम में भी दिखता है कि जो मैथ्स का खंड है काफी महत्वपूर्ण खंड है। SSC रीजनिंग, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे के भी एग्जामिनेशन में आपको दिखता है कि मैथ्स का जो खंड है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जहां से अर्थमेटिक खंड पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वनडे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो मैथ्स का खंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप तय समय में उस क्वेश्चन को बना पाए। तो डिफरेंट अप्रोचेस भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगले खंड में हम आगे के किसी अर्थमेटिक खंड पर आपसे बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।